नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के योद्धा प्रोग्राम में हम बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी 2024 में जो बीजेपी ने घोषित किया है पहली लिस्ट में, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं और लगातार उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आज जो है हम छत्तीसगढ़ के बीजेपी के योद्धाओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां उनके बारे में बताएंगे, वहां के समीकरण के बारे में बताएंगे, उस लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जातिगत समीकरण के बारे में बताएंगे, राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे और भी तमाम बातें होंगी, तमाम चर्चाएं होंगी। आज हम छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। एक एक करके हम ये बताएंगे कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किसको कितना प्रतिशत वोट मिले थे, कौन कितने बढ़ोतरी पर था, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच जो है मतों का अंतर कितना हुआ था, कौन बढ़ा था, कौन घटा था, क्यों घटा था, इस पर तमाम चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस समय हर लोकसभा सीट पर क्या स्थितियां हैं, यानी कि लोग क्या सोचते हैं, किन के बारे में सोचते हैं, क्या हैं उनके मुद्दे, क्या वो सोच रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। आज इसी हम मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, प्रत्याशियों के, योद्धाओं के नाम भी बताएंगे। हालांकि राजनीतिक सफर के बारे में हमने तमाम चर्चाएं कर ली हैं। जो भी बीजेपी के योद्धा थे उनको बता दिया गया है कि हाँ, इनका राजनीतिक सफर कैसा था। लेकिन आज जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें क्या स्थितियां होंगी, क्या वहां पर मुद्दे चल रहे हैं, किसकी हवा बन रही है और क्या होने वाला है, कांग्रेस का इंतजार किसको है, क्या जनता सोच रही है, इस बारे में हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बिलासपुर लोकसभा सीट, जो छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीटों में से पहला सीट हम ले रहे हैं, लोकसभा सीट जो है बिलासपुर। ये पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पाई चार्ट अगर जो फुल स्क्रीन दिखाएं तो ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, 2019 लोकसभा चुनाव, इसमें बीजेपी को 52.47% वोट मिले थे। 40.75% जो ये पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, 40.75% वोट कांग्रेस को मिले थे और बीएसपी को, ये जो तीसरे नंबर पर थी, 1.75% वोट मिले थे। ये है पाई चार्ट। अब हम आपको बता रहे हैं इस पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको लोकसभा चुनाव बिलासपुर को किन पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये हमने बताया। अब आपको बता रहे हैं कि किन के प्रतिशत जो हैं, कि कितने प्रतिशत 2014 से इनको बढ़े या घटे। तो बीजेपी का ग्राफ यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्लस में है, जो 0.99% यहां पर दिख रहा है, जो बहुत कम है। लेकिन यहां पर चार्ट जो है दिखा दिया गया है बहुत ज्यादा, इतना नहीं दिखाना चाहिए था। हम आपको बता देंगे कि लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहां पर काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन इस पाई चार्ट गलत है, इसे हटा दीजिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बिलासपुर लोकसभा सीट है, बिलासपुर लोकसभा सीट, और इसमें हम जो ये पाई चार्ट हमने दिखाया है, कॉलम के माध्यम से हमने आपको बताया था कि कौन कितने प्रतिशत जो है वो वोट पाया है। तो ये हमने आपको दिखाया लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा सीट बिलासपुर और पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, ये हमने आपको दिखा दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिओम जुड़ चुके हैं। जी हरिओम, हम आपके पास आना चाहेंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट की जहां तक बात है, यहां पर तोखन साहू को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार जो 2019 लोकसभा की अगर जो बात करें चुनाव की, तो अरुण साव यहां पर जो है
उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन अब तोखन साहू को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। इस उम्मीदवार बनाने के पीछे आखिर क्या रणनीति रही है बीजेपी की? देखो, बताना चाहूंगा कि बिलासपुर लोकसभा जो है वो एक बड़ी लोकसभा है और इसमें मुंगेली से लगातार जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से मुंगेली जिले से ही भाजपा ने अपने लोकसभा में उम्मीदवार उतारा है। और हम बात करें तोखन साहू जी का, तोखन साहू जो है भाजपा के अभी वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है और 2013 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक के पद पर उम्मीदवार चुनाव जीता है। और अभी वर्तमान के पास देखें तो तोखन साहू का जन्म मुंगेली जिले की डिंडोरी में हुआ था, 15 अक्टूबर 1969 में हुआ था और 2013 में पहली बार वो डोरबी विधानसभा से विधायक के चुनाव लड़े। तो विधानसभा में जीतकर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संपर्क रहे और इस बार 2014 में की बात तो लखनलाल साहू को सांसद के रूप में वहाँ मुंगेली से मैदान उतारा गया था। उसके बाद उन्होंने भी जीत हासिल की और 2019 में अरुण साहू जी को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी जीत हासिल किया। जब देखा तो छत्तीसगढ़ का जब से निर्माण हुआ तब से लोकसभा में मुंगेली जिले से ही प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तो इस बार भी साहू फैक्टर और फैक्टर को देखा जा रहा है ताकि वहां से जो चुनाव की वोटरों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो इस बार भी दांव खेल है कि तोखन साहू पर लगाया है कि चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे उम्मीद जताया। बिल्कुल, ये जो सारी चीजें हैं जो ये स्थितियां हैं यहाँ पर, आपने तो तोखन साहू के बारे में बताया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि तोखन साहू का जो राजनीतिक सफर आपने बताया है, हम कई बार अपने चैनल पर बीजेपी प्रत्याशियों के राजनीतिक सफर के बारे में बता चुके हैं। इस समय की जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं? यहाँ के बिलासपुर के जातीय समीकरण क्या हैं अभी? जो साहू समाज की वोटर है मुंगेली क्षेत्र जिले में वो लगभग 2 लाख से अधिक है और सबसे ज्यादा यही जताया जाता है कि जो साहू समाज की वोट है उसको साधने में लगे हुए हैं और यही ओबीसी वाला चेहरा जो है, तो इसलिए वहाँ पर वोटर जो संख्या है तो साहू समाज सबसे ज्यादा होने के कारण लगातार लोकसभा चुनाव में मुंगेली से ही चुनाव में ही मैदान में उतारा जा रहा है। ये सबसे बड़ी संख्या वोटरों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रख रहा है। जो साहू समाज के वोट है उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, साहू समाज के वोटर इनको ज्यादा जैसे कि तोखन साहू तो साहू समाज से आते हैं, इसलिए साहू समाज का इनका सपोर्ट तो मिलना ही है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी और जो जातियां हैं इनको इनके सपोर्ट में आ सकती हैं? ये ओबीसी वर्ग के अधिकांश लोग उसके समर्थन में है। एसटी वर्ग का उनका सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो अभी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनको लाभ मिल रहा है और लोरमी विधानसभा से विधायक रहे हैं। हालांकि उसको 2018 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि क्षेत्र में खुशी की माहौल भी, भाजपा से जब टिकट मिला है उम्मीदवार बनाया गया तो उनमें खुशी का लहर भी देखा जा रहा है और नहीं कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उनको जो वोटरों की संख्या है वो जो है ओबीसी वर्ग, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग वो उनका पूरे तरह से मैदान में खड़े हुए हैं। जी, अल्पसंख्यक वर्ग का क्या कुछ इसमें रोल है? अगर जो अल्पसंख्यक वर्ग या जनजातीय समाज के लोग जो हैं वो किन की ओर यहाँ पर उन्मुख दिखते हैं आपको? मुंगेली जिले के जो अभी विधायक है उनका भी अच्छा है क्योंकि उन्होंने 1991 से भी 4 बार वहाँ क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और उनका भी एसटी वर्ग के लोग उनके समर्थन में है, तो उनका भी लाभ मिल रहा है निश्चित तौर पर। जी, तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो आदिवासी समाज है इनका भी झुकाव इस तरफ है, लेकिन अब जो कांग्रेस की वहां पर रणनीति बन रही होगी, किस तरह की रणनीति वहां पर संभव है इस समय? कैसा लगता है आपको कि इस अगर जो कांग्रेस इन्हें घेरने का प्रयास करे तो उसकी रणनीति वहां पर क्या हो सकती है संभावित? अभी तक तो भाजपा के ही उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में पहुंचे हैं और अभी जो कांग्रेस की स्थिति बता रहे, जो विधानसभा चुनाव में जो चुनाव था उससे हार का, जिस तरह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उस स्थिति को देखते हुए अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तैयार नहीं हुआ जो
भाजपा को चुनावी मैदान में टक्कर दे सके। अभी तक फिलहाल अभी कोई ऐसा कांग्रेस का कोई लीडर, बड़ी नेता नहीं सामने नहीं आया है। जो कांग्रेस के पास अभी मुद्दा भी नहीं आ रहा। सब बीजेपी में सबसे बड़ी मुद्दा श्री राम मंदिर को लेकर जिस तरह का चल रहा था, उससे लोग अभी सबसे ज्यादा समर्थित बीजेपी में है। कई अभी बता दूं कि अभी बिलासपुर क्षेत्र से अभी अधिकांश लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी वर्तमान में ही तत्काल में ही अरुण सिंह चौहान जी जो जिला अध्यक्ष है बिलासपुर जिले के, उन्होंने भी अभी बीजेपी में शामिल हुआ। लोग जिला पंचायत सदस्य सभापति राजेश्वर भाई, उन्होंने भी बीजेपी में शामिल हो। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बीजेपी के पास समर्थक की संख्या बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस की स्थिति में ये है कि वहां पर अभी कांग्रेस के सपोर्ट में उम्मीदवार भी नहीं आ पाए हैं। सीट पर एक चीज और देखा जा सकता है कि अगर जो 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 35.30% वोट जो है कांग्रेस को मिले थे, और अगर जो 2019 की बात करें तो 40.75% वोट मिले थे। यानी कि कुल मिलाकर के 5% की बढ़ोतरी हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में इनके मत प्रतिशत में। अगर जो बात किया जाए अब 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या उसी रेशियो से बढ़ोतरी होगी या कुछ बढ़ोतरी जो है बीजेपी में तेजी देखी जा सकती है? जो बढ़ोतरी हुआ है अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम जो है और सांसद वो अरुण साव जी है, वो भी मुंगेरी जिले की है और उनके समर्थन भी ज्यादा है। तो इसलिए यह देखा जा रहा है कि जो भाजपा का वोट है प्रतिशत है वो बढ़ने की स्थिति में है। तो वोट प्रतिशत है वो बढ़ने की स्थिति में है। अब हम आपको ये जो लोकसभा चुनाव 2019 की जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने प्रतिशत वोट बढ़ा था, तो बीजेपी का पॉइंट में बढ़ा था लेकिन पॉइंट में बढ़ा था। और ये कांग्रेस का, ये जो कॉलम में हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस का जो मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये कांग्रेस का है। ये 5.45% यहां पर बढ़ा है और बसपा का यहां पर मत प्रतिशत गिरा है। बसपा का मत प्रतिशत यहां पर गिरा है, यानी कि तीसरी बड़ी पार्टी यहां पर बसपा थी। हम पुनः अपने संवाददाता के पास आना चाहेंगे और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहां पर अब बसपा की स्थिति क्या है, क्योंकि इसके मत प्रतिशत में 2019 में गिरावट देखी गई थी। इस समय की स्थिति क्या हो सकती है, तत्काल स्थिति क्या है? जी, बता दूं कि जो बसपा की स्थिति है, अब बसपा के जो समर्थक है वो भी कांग्रेस, कई लोग कांग्रेस में चले गए और कई लोग भाजपा में शामिल हो गए। तो अभी की स्थिति जो है कि बसपा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो मैदान में उतर सके और ये लोग भी सिर्फ भाजपा को ही समर्थन करने वाले हैं। ऐसी जानकारी भी आ रहा था कि अभी जो है स्थिति चक्कर है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, लेकिन अगर जो बीएसपी भी एक अहम रोल उठाती है हर लोकसभा चुनाव में, अगर बीएसपी यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो वास्तव में फायदा किसको हो सकता है? यदि बीएसपी कैंडिडेट अगर नहीं उतारेंगे तो सीधी तौर पर यह है कि ना बीजेपी को ही सीधा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो वोट है वो सीधा बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। जी, अच्छी बात है। ये कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का अभी पौवा जो है भारी है और ये देखा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पर अभी भारी दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के जैसे ही प्रत्याशी आएंगे हम उसके बाद भी चर्चा करेंगे और दोनों का जो है तालमेल बिठाएंगे कि आखिर किसके राजनीतिक कद क्या हैं और इस समय की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। अब हम रुख करेंगे दुर्ग लोकसभा सीट की तरफ। दुर्ग लोकसभा सीट ये ऐसी सीट है, ये दूसरी सीट है छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट। हम इसमें बताएंगे कि 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। आइए पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। ये दुर्ग लोकसभा सीट है और इसमें बीजेपी को 61.02% आप पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं वोट मिले थे और कांग्रेस को 32.88% वोट मिले थे। आपको बता दें कि यहां बसपा तीसरे नंबर पर थी और बसपा को 1.45% वोट मिले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं पाई चार्ट के माध्यम से
अगर 2014 लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो यहां पर 45.35% कांग्रेस को वोट मिले थे, यानी कि कांग्रेस विजयी हुई थी यहां से और दुर्ग में। लेकिन 2019 में अगर जो बात करें तो यहां पर बीजेपी विजयी हुई थी। बात करें विजय बघेल की तो 2019 में भी ये बीजेपी के उम्मीदवार थे और इस बार भी विजय बघेल ही यहां के उम्मीदवार हैं। आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन। दूसरी अगर जो बात करें प्रतिमा चंद्राकर यहां से कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ी थी और बसपा से गीतांजलि सिंह चुनाव लड़ी थी। बसपा से गीतांजलि सिंह ने चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर के 2019 का ये आंकड़ा आपके सामने है पाई चार्ट के माध्यम से। ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं कि किसमें किसकी क्या स्थिति हुई थी। अब कॉलम के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वास्तव में किस पार्टी को कितनी जो मत प्रतिशत है उसके हिसाब से बढ़े थे या घटे थे। यानी कि हम दूसरा ग्राफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब वो कॉलम के माध्यम से दुर्ग लोकसभा सीट की यहां पर बीजेपी को जो बढ़ोतरी है, बीजेपी की बढ़ोतरी 17.01% यानी काफी बड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस माइनस में गई है 12.49%। ये यहां वोट घटे हैं और बसपा के भी वोट घटे हैं। यानी कि अगर जो दोनों के वोट जोड़े जाएं तो वास्तव में ये देखा जा सकता है अन्य कुछ और अन्य पार्टियों को भी वोट देखे जा सकते हैं। अगर इनको हम फुल स्क्रीन दिखाते हैं, हम आपको बता रहे हैं ये जो गणित है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17.01% बीजेपी को यहां बढ़त हासिल हुई थी 2019 में, कांग्रेस को 12.49%। आप देख सकते हैं कि ये जो काली लाइन बनी हुई है, ये काली लाइन है उसके नीचे हैं बसपा और कांग्रेस, यानी कि जबरदस्त बढ़त देखी गई है। यहां पर विजय बघेल प्रत्याशी थे और कांग्रेस जो थी यहां पर 2024 में विजयी हुई थी, जबकि 2019 में बीजेपी यहां पर विजय प्राप्त की थी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं ये कौन सी स्थिति थी, क्या किन किन परिस्थितियों में ये जो बढ़ोतरी है ये देखी गई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 के वास्तव में स्थिति क्या थी कि 17.01% वोट बढ़ गए। और साथ ही साथ कांग्रेस की अगर जहां तक बात करें तो 12.49%। आखिर क्या कारण था कि यह प्रतिमा चंद्राकर अगर जो यहां से चुनाव लड़ी तो यहां पर यह वोट घट गया। यह देखने वाली बात है, बहुत ही बारीक सा विश्लेषण यहां पर होना चाहिए। बसपा जहां पर माइनस में है 0.021%। यहां विजय बघेल जी हैं, जो विजय बघेल यहां पर प्रत्याशी हैं। आइए थोड़ा सा राजनीतिक सफर के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो विजय बघेल जी प्रत्याशी हैं यहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि यहां से बीजेपी ने पुनः रिपीट कर रही है दुर्ग लोकसभा सीट से विजय बघेल को रिपीट कर रहे। विजय बघेल 2019 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। 2000 में राजनीतिक कैरियर की इनकी शुरुआत हुई थी। 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट से शामिल हुए थे। 2003 का चुनाव उन्हें पाटन विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद 2003 में बीजेपी ज्वाइन की इन्होंने और साल 2008 के पाटन सीट से ये चुनाव लड़े थे। ये राजनीतिक सफर इनका। विजय बघेल भाजपा सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं। आपको बता दें ये विजय बघेल 2019 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। 2000 में इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, वर्ष 2000, और 2019 में जाकर के सांसद हो चुके थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट से ये चुनाव लड़े थे। 2003 का चुनाव उन्होंने पाटन विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। यह हमने आपको राजनीतिक सफर के बारे में बताया। अब हम दुर्ग विधानसभा की बातें आपको बता रहे हैं। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र जो है वास्तव में
अगर जो हम इन सीटों का विश्लेषण करें तो एक बार फिर ग्राफ की ओर लौटेंगे और 2019 में किसको कितने प्रतिशत वोट मिले एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी जो बड़ा घेरा दिखाई दे रहा है, पाई चार्ट में आपको बड़ा जो घेरा दिखाई दे रहा है, तो ये पाई चार्ट के बारे में हम आपको बता रहे थे। बीजेपी, क्या ये जो बड़ा घेरा है ये बीजेपी का घेरा है, आपको दिख रहा है, ये 61.02% यहां पर इनको वोट मिले थे। और अगर जो बात करें विजय बघेल की तो यहां पर इनको 61.02% वोट मिले थे। और साथ ही साथ अगर जो बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस यहां पर 32.86% वोट पाई थी, जो कि माइनस में गई थी। और बसपा भी यहां पर आपको बता दें कि बसपा 1.45% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी। दुर्ग से हमारी संवाददाता संध्या सिंह देर से ही जुड़ी, लेकिन जुड़ी हैं। संध्या सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी संध्या, दुर्ग लोकसभा सीट के हम आपसे समीकरण जानना चाहते हैं कि इसके आखिर इस समय, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दुर्ग लोकसभा सीट में जो यहां पर बीजेपी का एकाएक 17% वोट बढ़ा है 2019 में 14 से, और 19 की अगर जो तुलना की जाए 2014 चुनाव से और 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो 17% का उछाल देखा गया है एक ही साथ। तो विजय बघेल के आने से उछाल देखा गया है या फिर कुछ और वेव चल रही थी? विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से सत्ता में बीजेपी ने वापसी करी है और विजय बघेल की चुनाव की बात करें तो मुख्य जो मैनिफेस्टो था उसके वो सलाहकार संयोजक बनाए गए थे और उसका असर ये रहा कि भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हो चुकी है। और इसमें ही जो मैनिफेस्टो भाजपा का उसमें अहम निर्णायक की जो भूमिका थी वो विजय बघेल देखी थी। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट में गया और जो उसकी योजनाएं थी लोगों को सीधा लाभ मिलता देख करके उसका लोगों को लाभ मिला और भाजपा को भी इसका लाभ मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक परसेंटेज बढ़ने का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। जी देवेंद्र जी, लेकिन इस समय के अगर जो जातीय समीकरण देखा जाए तो दुर्ग में क्या जातीय समीकरण इस समय क्या है और कौन कौन जातियां विशेष रूप से बीजेपी की ओर मुखातिब होती दिख रही हैं आपको? जी, जातीय समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कुर्मी जो समाज है और तेली समाज एक मुख्य रहता है, जिधर जिसका रुख होता है वहीं पे सत्ता पर काबिज होती है वो पार्टी। और कहीं ना कहीं ये जो कुर्मी और जो तेली समाज का जो मेन समीकरण होता है जो कि साहू समाज को भी बिलोंग करता है, ये तीनों जो समीकरण बनते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखे और जिसका एक तरफा पूरा जो झुकाव दिखा वो भाजपा की तरफ दिखा। और यही समीकरण है जो उसमें पूरे विधानसभा में एक अंडर करंट की स्थिति जो इसका फायदा मिला। और यही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप देख सकते हैं जो जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी देवेंद्र जी, एक चीज और, महतारी वंदन योजना विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रही है और हमें लगता है कि बीजेपी को वहां पर सत्ता रूढ़ करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है महतारी वंदन योजना का। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वैसे महतारी वंदन योजना का भी वहां पर महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्या ये भी कुछ फैक्टर हो सकता है बीजेपी की ओर बहनों को रुख करने की तरफ? जी बिल्कुल, ये महतारी वंदन बिल जो है वो एक तरफा महिलाओं को लाभ देने की बात देखते हुए पूरे महिलाओं को जो झुकाव बना और उसमें कराए गए उसको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा विधानसभा में कहीं विवाद की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन महिलाओं का जो झुकाव था जैसे ही उसकी घोषणा की गई जो कि चुनावी घोषणाओं में बीजेपी के शामिल था, उसका जो महिलाएं उनका एक तरफा झुकाव दिखा और उन्होंने एक तरफा भाजपा को वोट दिया। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसकी घोषणा कर तो लगभग 74 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है और ये जो लाभ मिले इसकी पहली किस्त अब जारी होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं और विधानसभा चुनाव में दोनों में इसका असर देखने को मिलेगा। जी बीजेपी की और कौन कौन योजनाओं का लाभ लोकसभा चुनाव में मिल सकता है?
से तो उज्ज्वला योजना है और महिलाओं को जो आयुष्मान योजना है, और उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग कैटेगरी में जो उनको सुरक्षा निधि की बात की गई, डिलीवरी के बाद जो राशि बढ़ाई गई है, ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को एक तरफा लाभ पहुंचा रही है। जो दुनिया में जिसे आधी आबादी कहते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव देख रहा है, लेकिन एक तरफा जो है महतारी वंदन बिल जो है वो महिलाओं को सबसे ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है, और इसका लाभ आने वाले समय में बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी देव जी, ये दुर्ग लोकसभा में जो बेरोजगार हैं उनका क्या इस समय मन बन रहा है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी भत्ता की जो बात कही जा रही है, भाजपा भी कह रही है और पूर्व कांग्रेस की सरकार ने भी कही थी, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की विश्वकर्मा योजना है और भी अन्य योजनाएं से जुड़ करके वह जो है डायरेक्ट लाभ ले रहा है, और उसका लाभ आने वाले समय में लोगों को मिल रहा है, लोग उससे जुड़ रहे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो एक तरीके से बेरोजगारी को दूर करने में कुछ हद तक भाजपा इससे कामयाब होती है, और बेरोजगार द्वारा कुछ योजनाओं से जो लाभ खास करके भत्ते को लेकर तो आसानी थे कि आने वाली अगर गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं इसको घोषणा करती है और उनको एक लाभ देता तो जरूर अच्छा होगा। तो बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है जिसको आने वाले समय में विष्णुदेव की सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगार को साधने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेगी। जी बिल्कुल, आप सभी वर्गों पर, चाहे किसान हो, महिला हो, बेरोजगार हो और व्यापारी हो, या फिर जो है नौकरी पेशा लोग हों, इन सब पे नजर बनाए रखिएगा। उनका क्या मंतव्य है, क्या उनके मन में है, क्या वो सोच रहे हैं, हम आगे आने वाले कार्यक्रम में हम आपसे इन पर चर्चा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब हम दूसरी ओर अपना रुख करेंगे, दूसरी यानी कि तीसरी विधानसभा, छत्तीसगढ़ की जो तीसरी विधानसभा है, जांजगीर चांपा। जांजगीर जो माफ कीजिएगा लोकसभा है, जांजगीर लोकसभा, हम उसकी ओर रुख कर रहे हैं और बताएंगे कि 2019 में यहाँ का क्या गणित रहा है, किस पार्टी को कितने मत मिले हैं। तो आप इस पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसको कितने मत मिले हैं। आपको बता दें कि 45.91% जो है ये मत बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस को 39.24% और बसपा को 10.53% वोट मिले हैं। अगर बात प्रत्याशियों की जाए तो एक कोने में आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट के बाद जो कोने में ये नाम आ रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी से गुहाराम अजगले और कांग्रेस से रवि भारद्वाज और बसपा से दौरम रत्नाकर। ये तीन नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये तीन नाम। और यहाँ से बीजेपी के गुहाराम अजगले यहाँ से विजयी हुए थे और इनको 45.91% वोट मिले थे। अब हम आपको बताएंगे कि 2019 में कौन सी पार्टी के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी और किस पार्टी के मत प्रतिशत जो हैं गिरे हुए दिखाई दिए। अब हम कॉलम वाला चार्ट दिखाएंगे आपको। कॉलम का चार्ट हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इससे हमें पता चलेगा कि जांजगीर चांपा में पार्टियों की क्या स्थिति थी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विजयी तो हुए, यहाँ विजयी हुए गुहाराम अजगले, लेकिन यहाँ पर 2.43% के वोटों में इनके मत प्रतिशत में घटोतरी हो गई 2014 से। कांग्रेस यहाँ 7.20% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है और बसपा के वोट में भी यहाँ पर गिरावट देखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जांजगीर से यहाँ पर कांग्रेस फायदे में रही है मत प्रतिशत के हिसाब से, जबकि जो प्रत्याशी जीते हैं वो बीजेपी से जीते हैं। तो प्रत्याशी बीजेपी से जीते हैं तो ये रहा मत प्रतिशत, किसको कितना लाभ हुआ है। यहाँ पर अब देखना होगा कि 2024 में क्या स्थिति थी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अटल कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल कश्यप बताएंगे कि जांजगीर में इस समय की क्या स्थिति है। हालांकि बीजेपी है, इसने अपने योद्धा को उतार दिया है। कमलेश जांगड़े यहां से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव मैदान में आने के बाद क्या स्थिति है यहाँ पर जांजगीर में, क्या
बीजेपी कार्यालय की क्या स्थिति है, लोगों में कैसी सुगबुगाहट है, क्या सोच रहे हैं किसान, क्या सोच रहा है युवा, क्या सोच रही है महिलाएं और क्या सोच रहे हैं व्यापारी और कामकाजी लोग, नौकरीशुदा लोग। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि अटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल, हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो यह बताइए कि कमलेश जांगड़े को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। कमलेश जांगड़े के चुनाव मैदान में उतारने के बाद बीजेपी कार्यालय में कैसी स्थितियां बनी थी? अटल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे, जांजगीर लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा ने एक कमलेश जांगड़े को जो है शक्ति जिला के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उसको भाजपा ने मैदान पे उतारा है। अगर बात की जाए भाजपा की, तो यहाँ जांजगीर लोकसभा में 8 विधानसभा जो है पड़ते हैं, लेकिन जानकारी बता दें कि अभी विधानसभा में जो है कांग्रेस का ही सीट यहाँ देखने को मिला है। भाजपा ने एक भी सीट अपने विधानसभा में कब्जा नहीं किया गया है। जी, तो क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से विपरीत यहाँ पर परिणाम आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी की जो है लोगों में मोदी की गारंटी को देखने को मिल रही है। यहाँ जो है भाजपा की जो है केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहाँ के किसान भी उत्सुक है, लेकिन सोचने वाली बात रहेगी कि जांजगीर चांपा में जो है कांग्रेस का ही विधायक है या भाजपा का एक भी सीट नहीं है। जी, भाजपा का एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। तो विधानसभाओं में, जहां तक 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर काफी मोर्चा लेना पड़ेगा बीजेपी को। एक सवाल और करेंगे, अंतिम सवाल रहेगा ये, एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं। जी अटल जी, एक बात आप हमें यह बताइए कि यहां पर जो स्थितियां हैं, यहां पे जो जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, लोकसभा की बताइएगा। निश्चित ही यहाँ अनुसूचित जाति का ही यहाँ सीट है और यहाँ एक बड़ी रणनीति देखने को मिल रही है। जातिगत जाति कहीं ना कहीं जाति समीकरण को ही यहाँ से देखने को मिलता है और यहाँ निश्चित ही भाजपा ने पिछले बार ही भले ही राज्य में कांग्रेस का सरकार था, लेकिन जांजगीर में ही लोकसभा में एक मोदी को देखते हुए यहाँ सांसद गुहाराम अजगले, जो कि भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने बिलोंग किया और निश्चित ही उन्होंने बड़ी बहुमत से अपना जीत दर्ज कराया थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि यहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे जांजगीर में, जांजगीर की 8 विधानसभा सीटें और वहां पर सभी सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 8 विधानसभा सीटें आ रही हैं, हमारे संवाददाता ने बताया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब जो स्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव की हैं उसमें क्या होती हैं। हम रुख करेंगे अब अगले लोकसभा सीट की ओर और ये सीट है कोरबा। यहां से कोरबा लोकसभा सीट से सरोज पांडे प्रत्याशी हैं और हम जानेंगे कि सरोज पांडे की क्या स्थिति होगी। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 की स्थिति हम अपने दर्शकों को बता दें। ये पाई चार्ट के माध्यम से ये पाई चार्ट बता रहा है कि कांग्रेस जो है वो 48.33% वोट पाकर के, फुल स्क्रीन अगर दिखाएं तो बेहतर होगा, तो कांग्रेस यहां पर विजयी रही है। और कांग्रेस विजयी होने के साथ साथ अगर जो इसके प्रतिशत की बात करें तो 46.03% यहां पर वोट पाकर के विजयी रही है। बीजेपी को 43.72% वोट मिले हैं। अगर जीजेपी की बात करें तो 3.29% वोट मिले हैं। अगर जो बात किया जाए, अगर बात करें किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जो हैं, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट
का लाभ हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव में और कौन पिछड़ी हुई है, ये भी हम अब कॉलम चार्ट के हिसाब से इसे हम देख सकते हैं। ये जो कॉलम चार्ट है, इसके हिसाब से हम देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि बीजेपी को 5.72% बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस को अगर जो देखा जाए 3.02% और बसपा को जो है वो 0.05% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम कोने में अगर जो आप नजर डालें तो 2019 के प्रत्याशियों के बारे में भी पता चल जाएगा। ज्योत्ना चरण दास महंत कांग्रेस से, बीजेपी से ज्योतिनंद दुबे, और आपको बताएं कि यहां पर बसपा से परममीत सिंह चुनाव लड़े थे। हालांकि ये तीसरा नंबर नहीं है, ये जो है 5वें नंबर पर बसपा है, यहाँ पर 5वें नंबर पर बसपा है। इससे पहले जीजीपी और नोटा भी हैं, जीजीपी और नोटा, तीसरे नंबर पर जीजीपी और यहाँ पर नोटा रही है। अब हम रुख करेंगे अपने छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर के पास, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कोरबा लोकसभा सीट है, कोरबा लोकसभा सीट के अभी हमने 2019 के परिणाम बताए, उसमें किसको क्या लाभ हुए हैं। इस समय अगर जो देखा जाए तो यहां के जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं अभी? वोट बैंक है, केवल एक वोट बैंक को अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा है तो ऐसी बात नहीं। कोरबा औद्योगिक नगरी कोरबा को कहा जाता है, उद्योग धंधे काफी है और उद्योग धंधे होने की वजह से वहाँ पर पूरे देश के लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर कोल खदाने बड़े पैमाने पर थे, एसीसीएल की खदाने हैं और अन्य इंडस्ट्री है। वहाँ पर पावर प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े बड़े हैं, निजी पावर प्लांट बहुत है और इसीलिए कोरबा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और औद्योगिक नगरी जब है तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के लोगों का वहाँ पर आना जाना है, पूरे देश के मतदाता है, तो बड़ी संख्या में मिले जुले मतदाता है। लेकिन कोरबा शहर से बाहर जब हम जाते हैं, चाहे वो सरगोरा की तरफ हो, चाहे वो कोरिया की तरफ हो, मनेन्द्रगढ़ की तरफ हो, बिलासपुर का जो मरवाही वाला इलाका है उसकी तरफ हो, तो ये पूरा इलाका फिर जो है वो ट्राइबल यहाँ पर जनसंख्या काफी अधिक होती है। और यहाँ पर इन विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे खटोरा की बात कर ले, चाहे मारवाही की बात कर ले, चाहे उसके आगे उधर मनेन्द्रगढ़ की बात कर ले, तो यहाँ पर जो है ट्राइबल जो वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष तौर पर मरवाही की बात कर ले, तो खटोरा की बात कर ले, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी तरह का यहाँ पर समीकरण है और सबको साथ करके चलने की जरूरत होती है। सभी समाज के लोग हैं, खासकर कोरबा और आसपास के लोगों की बात करें, कटोरा की बात करें, मनेन्द्रगढ़ की बात करें, किडनी की बात करें, तो सभी जाति और सभी समुदाय के लोग हैं और उनके बीच में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना करके और जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती रही है। कांग्रेस लगातार वहां से जीतती रही है। पहले डॉक्टर चरण दास महंत को वहां से सांसद रहे और उसके बाद उनकी पत्नी ज्योत्ना महंत को वहां से सांसद है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र है और उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजय हासिल की है तो जाहिर सी बात है इनको चरणदास महंत को या फिर ज्योत्ना महंत को सबसे ज्यादा जो है लीड मारवाही और मनेन्द्रगढ़ और कोरिया इलाके से मिलती है। शहर क्षेत्र में सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहां से लीड मिलती है। लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा मजबूत माना जाता रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसे ही क्षेत्र में देखिए कितने साल बाद भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई से जीत हासिल हुई है और तो ये सब जो चीजें हैं जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट करता है कि बहुत आसान नहीं होगा
कांग्रेस के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा और उस मुकाबला में किसी के भी पक्ष में परिणाम जाए। जी, जैसा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में, उसमें महतारी वंदन योजना को अगर जो देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें लग रहा है कि ये चुनाव में निभाई है। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो घोषणा हो चुकी है कि पहली किस्त जो है महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अब जारी होगी तो 8 मार्च को। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये महिलाएं हैं एक बार पुनः एक मुश्त बीजेपी की ओर रुख करने वाली हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पहली किस्त जो है वो 8 मार्च का पहले कार्यक्रम था, लेकिन इसको कल किया जा रहा है। 7 मार्च को महिलाओं को खाते में राशि दी जाएगी और पीएम उसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों ये जो है पूरी राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और पहली बार कल किया जाएगा, मुझे लगता है जो जानकारी है उसके अनुसार। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसका असर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में होगा। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए, महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के दृष्टिकोण से ही भारतीय जनता पार्टी जो है ठीक चुनाव के ऐलान से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो सकता है और उससे पहले महिलाओं के खाते में पैसा डालने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके पीछे मूल मकसद यही है कि लोकसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। जी, और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है? देखिए, एक तो महतारी वंदन योजना तो है ही। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को किसानों को जो धान के अंतर की राशि है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल जो धान खरीदने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकायदा जो है किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की जो अंतर की राशि है 2200 रुपये उन्हें एमएसपी मिल चुका है और 900 रुपये जो अंतर की राशि होता है वो बचा हुआ है। और 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बृहद किसान सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में किसानों को करीब 24 लाख किसान उस 24 लाख किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। तो ये भी एक बड़ी भूमिका मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में निभाएंगे। इसके अलावा चाहे राम दर्शन योजना की बात कर ले, चाहे युवाओं को लुभाने के दृष्टिकोण से जो पीएससी घोटाला है उसकी जांच की बात कर ले, अन्य महत्वपूर्ण जो योजनाएं हुई है, 18 लाख लोगों को पीएम आवास का लाभ देने का मामला हो, ये तमाम योजनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कहीं ना कहीं कार्य। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी के योद्धा हैं वो कितने अभी सक्सेस होंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या समीकरण है, क्या उनके पक्ष में जा सकता है, क्या उनके विपक्ष में जा सकता है, ये बीजेपी के योद्धाओं के बारे में ये जानकारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़।